जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome dear students to our second lecture of EMT of basic EMT that you call it physics 3. In the last lecture we studied about the current and we defined current as the flow of charged particles in a conductor. We studied in great detail what was current. So in today's lecture we will discuss about the current density. Current is somewhat the general property of a conductor that we can call it macroscopic property. Corresponding microscopic property is current density. So we were talking about the macroscopic quantities of a conductor and microscopic quantity. करंट जिसको हमने कल पढ़ा था वो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, जस्ट लाइक mass of the body. मैक्रोस्कोपिक का मतलब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एज अ होल. अब जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है उसकी करस्पॉन्डिंग वो है आपके पास करंट डेंसिटी. द करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद जे. सो अब करंट डेंसिटी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे विद जे. जे मीन्स इट्स current density and J is a vector quantity. J is a vector and its characteristics of a point inside the conductor. अब ये कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं, J इक्वल्स di by dt, यानी कि J है सिंपली करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया. सिमिलरली जिस तरह हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था पीछे गाज़ लॉ में, चार्ज पर यूनिट एरिया, अभी हमारे पास जो है अब आ जाता है करंट डेंसिटी इज जे, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी करंट जा रही है. नाउ लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक ड्रा कर लूँ इसको, ये मेरे कंडक्टर है और इसको मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे. नाउ लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर. अब इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम्स पास हो रहे हैं, ये बन जाएगी हमारी करंट डेंसिटी. अब बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी जे इज़ गिवन बाय, यानी कि अगर आपके पास उसमें चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट उसमें करंट कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कंडक्टर की, उसमें करंट भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो जे की वैल्यू आ जाएगी जे इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. अब हमने कहा कि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है. जे अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ जे इज़ दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट. जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट जा रहा है जे की डायरेक्शन भी बिल्कुल वही होगी. अब इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ जे विल बी इन द डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव. जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन जे की डायरेक्शन होगी. अब जे की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज वाली है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो मूव करेगा तो वो माइनस जे में करेगा. अभी छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में आप चेक करो, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने
पहले देखो ई लगाइए। अब ई क्या कर रही है? ई है बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? ई की डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन, ई जा रही है। ई की डायरेक्शन अगर इधर है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट होता है, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब इलेक्ट्रॉन तो जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है उसी डायरेक्शन में आपके पास जे होगा। तो जे की डायरेक्शन क्या बन गई? जे की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम बन गई। जे और आई की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट टू दैट ऑफ जे। तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं माइनस जे की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है माइनस जे की तरफ, ये जे है तो ये बन गया माइनस जे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं माइनस जे की फॉर्म में। नाउ आई थिंक आपको ये फिगर में कंप्लीट इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो डायरेक्शन है अब ये पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि फिगर शोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई के भी अपोजिट है और आई के भी अपोजिट है। नाउ इन जनरल फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस दैट acts across the conductor, I is the flux of the vector j over the surface। अब हम अगर इसको पर्टिकुलराइज करके देखें तो करंट बेसिकली क्या है? वही ऊपर वाली क्वेश्चन आपको ये बताती है, J इज इक्वल टू आई बाई ए। वो था उस वक्त जब आपके पास करंट और एरिया दोनों कांस्टेंट है। अब अगर करंट भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली हमने सहारा लेना होगा कैलकुलस का। और कैलकुलस में जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आ गया जे डॉट ए। जे डॉट ए बिल्कुल इट्स फ्लक्स, जिस तरह आपने फ्लक्स देखा था, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए था, वो था फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये है फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट क्या है? फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी आपके पास होगा करंट। तो इसको आप थोड़ा सा सोचो भी सही इस बात पे, और इसको कंपेयर भी करो विद दैट ऑफ जो आपने वो पहले उधर देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E exerts a force F equals माइनस ई ई। तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है F की। बेसिकली इक्वेशन थी हमारे पास E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू थी। तो उसी को यूज़ करते हुए फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज टाइम्स ई। अब चार्ज यहाँ पे माइनस ई है, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट अ माइनस साइन हियर इन दिस इक्वेशन। दिस फोर्स डज नॉट क्रिएट एनी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो फोर्स है ये नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कीप कोलाइडिंग विद द एटम्स एंड आयंस दैट मेक द कंडक्टर। तो बेसिकली वो मेटेलिक बॉन्ड वाली थ्योरी जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कंडक्टर को पढ़ रहे हैं। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन सारे मिलके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं। जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस हुई, और फोर्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया। लेकिन उसके रेजिस्टेंस की वजह से, डेंसिटी ऑफ एटम्स, डेंसिटी ऑफ आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे और तेज़ी से नहीं जा सकेंगे।
Now, next point is very important. This array of ions coupled together by strong spring-like force of the electromagnetic region, और इसको हम कहते हैं लेटिस. इसमें मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है या अंडरस्टूड, इसको आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये लेटिस है. वो लेटिस जो आप लोग पढ़ते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, लेटिस. दोबारा से इस चीज़ को आप देख लें. द array of ions coupled together by strong spring-like force of electromagnetic origin is called lattice. lattice की जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स है? बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा कि जो आपके पास एटम्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के, इलेक्ट्रॉन्स उससे एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन स्पेस बनाता है. तो उस कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है जस्ट लाइक आइडियल गैस. इलेक्ट्रॉन गैस की तरह मूव कर रहे हैं. जिस एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा वो एटम आयन बन गया. तो ये आयन्स जो होते हैं, एक आयन दूसरे पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा और एक आयन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बनेगी बिटवीन आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉलिड की मेटल की जो एटम्स हैं उनको एक ख़ास पैटर्न में अरेंज कर देगा. उसको हम कहेंगे लेटिस. ओवरऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स काइनेटिक एनर्जी टू द वाइब्रेटिंग एनर्जी ऑफ द लेटिस. अब इसका क्या मतलब है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होगा, ये जो हमने ऊपर फोर्स पढ़ी F इज इक्वल टू माइनस ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस कैपिटल E, वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो एक्सेलरेशन अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा लेटिस के आयंस को. जब कोलाइड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो वाइब्रेशन में आ जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे. यानी कि लेटिस के इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कांस्टेंट एवरेज स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, फॉग ड्रॉपलेट जो ऊपर से गिर रहा है, तो फॉग ड्रॉपलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब नीचे गिरता है तो वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाता है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. इसकी एग्जांपल आप लोगों ने दूसरी देखी पैराट्रूपर की, कि जब वो पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक स्पेसिफिक और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब फोर्स फील करेगा और मूव करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से बाकी आयंस और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हुए उसने आगे बढ़ना है. तो इस सारा कुछ करते हुए वो क्या करेगा, उसकी जो फोर्स है एक्सेलरेशन वो बैलेंस हो जाएगी विद द कोलिजन्स और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा. उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एज अ रिजल्ट electrons acquire constant average speed called drift speed denoted by Vd in the direction of minus E. अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की Vd, वो होगी माइनस Vd इन द डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस E. E के अगेंस्ट जा रहे हैं. Just like a body of mass m falling in a viscous medium with constant terminal velocity, ये terminal velocity वाला भी जो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी पैराट्रूपर वाली और फॉग ड्रॉपलेट की, उसी तरह. The force of gravity F is equal to mg directing body to the center of earth does not increase the velocity of the body but is transferred
to the fluid molecules and produces small rise in temperature. अब वो जो force of gravity पैराट्रोपर को या फॉग ड्रॉपलेट को या इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, तो वो उसको उतनी तेज़ी से मूव नहीं करा रही जितनी उस पर फोर्स लग रही है। रादर रैंडम कोलिजन की वजह से वो अपनी एनर्जी साथ आसपास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो आइंस हैं, मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पैराट्रोपर केस में मीडियम की जो गैस है, वो अपनी एनर्जी उसको दे रहा है, जिसकी वजह से मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो बनेगी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल्स की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन, it is the average velocity attained by the charged particles such as the electrons in the material due to applied electric field। अभी हमने जिस तरह बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करेंगे और वो मूव करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ई, तो वो जो वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाएगी उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी डी, और मैथमेटिकली इसको कहते हैं वी डी। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन लेंथ एल ऑफ द वायर इज n इज इक्वल टू स्मॉल n ए एल। स्मॉल n इसमें क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही इक्वेशन नीचे आके इस फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई ए एल। ए एल को आप देख लो तो ए एल क्या चीज़ बनते हैं, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। एरिया आपके पास आ गया लंबाई ज़रब चौड़ाई, और एक लेंथ और आ गई, 3 डायमेंशंस आ गई, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। सो इट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो स्मॉल n आपके पास आ गया कैपिटल N बाई वी। कैपिटल N है क्या चीज़, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L, यानी कि लेट्स सपोज ये मैं कंडक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे L लेंथ का, और इसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो सारे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, n पर यूनिट वॉल्यूम। ये बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये भी पता है कि जो टोटल चार्ज होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज्ड चार्ज होता है Q इज इक्वल टू NE। अब इसमें अगर मैं कैपिटल N की वैल्यू डाल लूँ तो कैपिटल N की वैल्यू बन जाएगी NaL, जो हमने ऊपर निकाला, और E उसी तरह। तो ये आ गई आपके पास Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू माइनस Q इज इक्वल टू NaL इंटू E। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर उसी तरह से हम अगर देखें कि ये कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है L और S, ये कितना होता है, यू नो दैट S इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है वी डी, तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू वी टी ए। अगर L की ये वाली वैल्यू आती है वी डी ए, तो S इज इक्वल टू वी टी होता है। अब यहाँ से कितना टाइम लगता है उसको कंडक्टर की एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय वी डी। तो यहाँ से टाइम आ जाता है L बाई वी डी। द करंट इज, अब करंट की डेफिनेशन जो कल हमने पढ़ी थी वो थी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब Q को हमने इक्वेशन नंबर 1 में देख लिया और T को हमने देख लिया इक्वेशन नंबर 2 में।
सो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट आई की वैल्यू जो है वो है NALE/PD। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आई की। सो आई इज इक्वल टू NA चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड VD। अब हमें करंट डेंसिटी की इक्वेशन पता है। करंट डेंसिटी की इक्वेशन J इज इक्वल टू I/A। अब I की वैल्यू यहाँ से अगर मैं इधर पुट कर दूँ, सो आई विल गेट I इज इक्वल टू NAVD और E। अब इसमें सिंप्लीफाई करने से जो फाइनल आंसर निकलता है VD इज इक्वल टू J/NE, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय NE। एज बोथ J एंड VD आर वेक्टर्स। अब इसको ये था इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में देखना है, तो ये आपको पता है कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और J करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, हम अगर इसको अब वेक्टर्स की फॉर्म में अगर लिखें, एज बोथ V एंड J आर vectors and J is in the direction opposite to that of E। तो opposite of E की जो डायरेक्शन है वो बन जाएगी आपके पास ये -E, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं E की अपोजिट डायरेक्शन में। सो अब हमारे पास जो J की वैल्यू है वो आ गई NEVD। The drift speed of electrons in a typical conductor is quite small। अब इसकी जो इसी टॉपिक के साथ जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं दो, तो ये जब आप न्यूमेरिकल भी करके देख लो तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि वो जो ड्रिफ्ट स्पीड आती है वो आती है अराउंड 10⁻⁻5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जिसको हम रफली लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। अब ऑन द अदर हैंड हम अगर रैंडम थर्मल मोशंस को देख लें जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर जिस तरह किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर होता है जिसको थर्मल मोशन हम कहेंगे, तो टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो आपके पास स्पीड होती है वो स्पीड तकरीबन आती है अराउंड 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। और जो ड्रिफ्ट स्पीड आती है वो है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड इतनी छोटी ड्रिफ्ट स्पीड है, इसका मतलब है कि 1 मीटर का फासला तय करते हुए इलेक्ट्रॉन को पूरा दिन लग जाएगा। अच्छा, नाउ फूड ऑफ थॉट जो है आपका, और इसी के क्वेश्चन का आंसर दे के आप अपनी हाजिरी भी लगाओगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है तो इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हमें क्या पता चलता है इससे कि ये हमें क्या बता रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है और थर्मल स्पीड उसकी 10⁻6 में। थोड़ा सा बुक को रीड करो और इसका आंसर तलाश करो और अपनी हाजिरी लगवाओ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, लेक्चर्स की आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, जैसा भी हो एक वॉइस नोट में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, ताकि हम उसको चेंज करके और मैं लेक्चर को इस तरह बना दूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए। ओके जी, लेट्स कॉल इट अ डे एंड आज के लिए इतना काफ़ी था। ओके, अल्लाह हाफिज़।